हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। हमारी एआईबी की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अपने एआईबी 21 के एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। आज की जो क्लास है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी क्लास में रहेगा आपका मॉक टेस्ट। मतलब कि हाँ, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर आने वाले क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिए गए हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वे क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज की क्लास में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट पे अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हमारा कहाँ से लिया गया है? वो क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम बेस्ड ऐसा है जैसे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े होते हैं और इन्हीं तरह क्वेश्चनों को आज हमें डील करना है। हमें हमारा बिल्कुल मॉक टेस्ट की तरह ये पेपर हमारा बनाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? रोहन एंड मोहन आर नेबर वन इवनिंग ड्यूरिंग अ heated argument regarding a boundary wall. Rohan picked up an iron rod and struck Mohan on head. Mohan was immediately taken to hospital. Before undergoing surgery, Mohan told the attending doctor, Rohan hit me with an iron rod because of the boundary dispute. Mohan died the next day due to the complication arising from the injury during trial. The prosecution relies primarily of the statement made before the doctor। यानी रोहन और मोहन दोनों पड़ोसी हैं। एक विवाद को लेकर दोनों में झगड़े के दौरान रोहन ने लोहे की रोड से मोहन के सर पर वार किया। मोहन को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन से पहले उसने डॉक्टर से कहा, रोहन ने विवाद के कारण मुझ पर लोहे की रोड से हमला किया। क्या कहा रोहन ने? उसने कहा कि विवाद के दौरान उसने क्या किया? मेरे सर पर क्या किया? एक लोहे की रोड से हमला किया। तो ये जो लाइन है, इस चीज पे हमने क्या करना है? अपना थोड़ा सा अपना ध्यान देना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि देखिए यही लाइन पूरे क्वेश्चन को पे डिपेंड, पूरा क्वेश्चन इसी लाइन पे डिपेंड करता है। लोहे की रोड से हमला किया, अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन डॉक्टर के सामने दिए गए इस कथन पर निर्भर करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका अप्रोप्रिएट है। ए कहता है स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल बिकॉज इट वाज नॉट रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट। बी कहता है स्टेटमेंट इज एडमिसिबल वाज एज ए डाइंग डिक्लेरेशन एंड कैन फ्रॉम द बेसिक ऑफ कन्वर्सेशन इट फाउंड रिलायबल। सी कहता है स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल बिकॉज इट वाज मेड टू डॉक्टर। एंड डी कहता है स्टेटमेंट इज एडमिसिबल ओनली इफ सपोर्टेड बाय एट लीस्ट टू आई विटनेस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट इज एडमिसिबल। क्योंकि ये कैसा एडमिसिबल क्योंकि एडमिसिबल क्योंकि ये डिक्लेरेशन है, यानी मृत्युकालीन कथन जो हमारे यहाँ पे एडमिसिबल होता है कि मरने से पहले इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ बिजनेसमैन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स दैट पुलिस आर लाइकली टू अरेस्ट हिम इन कनेक्शन विद अ नॉन बेलेबल ऑफेंस इन्वॉल्विंग एलिज फाइनेंशियल फ्रॉड। नो अरेस्ट हैज येट टेकन प्लेस एंड अप्रोच द सेशन कोर्ट सीकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। बीएनएसएस का क्वेश्चन है। सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़े में मिलेंगे ताकि आपको ये समझ आ जाए क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं। यानी एक व्यवसायी को विश्वसनीय स्रोत से जानकारी मिलती है कि उसके वित्तीय धोखाधड़ी से गैर जमानती अपराध में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी उसको एक क्या मिलती है? जानकारी मिलती है जिससे उसमें ये पता लगता है कि भाई तेरी क्या हो सकती है? धोखाधड़ी से जुड़े हुए किसी भी विवाद में तेरी क्या हो सकती है? गिरफ्तारी हो सकती है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके पास सुरक्षा के पाने के लिए सत्र न्यायालय जाता है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? आपको रेमेडी बतानी इन चारों में से क्या है? वो रेगुलर बेल ले सकता है, इंटरिम कंपनसेशन ले सकता है, एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है, रिवीजन बेल ले सकता है। जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या आंसर रहेगा? एंटिसिपेटरी बेल, यानी वो अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा सकता है। सी आपका थर्ड क्वेश्चन आपका एडवोकेट एक्ट से है, इसको भी देख। ये क्या कहता है? एन एडवोकेट इज इंगेज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्लाइंट इन अ सिविल सूट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द केस द एडवोकेट discover document clearly showing the client claim is false. The client nevertheless instruct the advocate to suppress those document and
continue the litigation and the advocate agree the present argument are contrary to the document his possession। यानी एक अधिवक्ता को दीवानी विवाद में मुकदमे का प्रतिनिधि करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तैयारी के दौरान अधिवक्ता को ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुवक्किल का दावा झूठा है। मुवक्किल दस्तावेज को छुपाने का निर्देश देता है और अधिवक्ता ऐसे ही करता है। यानी एक वकील है, क्वेश्चन को समझिए, एक वकील है, वो कोई केस लेता है। केस की जब वो प्रिपरेशन कर रहा था तो उसको पता लगता है कि जो उसका क्लाइंट है उसने वो क्या किया है, झूठा दावा किया है। अब वो जो उसका क्लाइंट था वो उसे कहता है कि आप दस्तावेज छिपा लीजिए, और वो क्या करता है, अधिवक्ता वैसा ही करता है। तो इसमें उसने कौन सा क्राइम किया है, किसने, एडवोकेट ने। आप बताएंगे। एडवोकेट ड्यूटी टू क्लाइंट इज एब्सोल्यूट। एडवोकेट कमिट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नोइंग मिसलीडिंग द कोर्ट। एडवोकेट में supers evidence if client so instruct advocates conduct it protect under प्रोफेशनल प्रिविलेज। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, क्योंकि एडवोकेट ने क्या किया है, मिसकंडक्ट किया है। उसने क्या किया है, मिसकंडक्ट करके क्या किया है, कोर्ट को के खिलाफ क्या किया है, अपराध किया है। क्योंकि देखिए उसने क्या किया है, गलत आचरण किया। क्योंकि उसका ये, अगर उसने उसे कहा कि आप इन्हें छिपा दीजिए तो उसे छुपाना नहीं था बल्कि सच को सामने नहीं, एक वकील का कार्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपका क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बड़े हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अरुण थ्रेटन्स टू लॉन्च ए false criminal complaint against Bharat unless Bharat sells his agricultural land worth 50 lakh for 10 lakh fearing arrest and social humiliation. Bharat execute the sale agreement. A month later Bharat approached the court seeking to void agreement। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड है। बताइए, अरुण भारत को झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। उसकी 50 लाख की भूमि को 10 लाख में खरीदने का समझौता करवा देता है। यानी उसे धमकी दी, उसकी 50 लाख की भूमि थी, उसको कितने में, 10 लाख में खरीदने का समझौता करवा लिया। एक महीने बाद भारत क्या करता है, न्यायालय में समझौते को चुनौती देता है। तो दिस एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट आपका कैसा रहने वाला है, बताएं। वैलिड बिकॉज भारत साइन टू वॉलेंट्री अब इनिशियो रहेगा। वॉइड एट भारत ओपिनियन ऑन अकाउंट ऑफ कोरिजन, या डी आपका इन्फोर्सेबल बिकॉज कंसिडरेशन एक्सिस्ट। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका वॉइडेबल रहेगा, क्योंकि ये भारत के ओपिनियन पे डिसाइड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे या उसको कंटिन्यू रखे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहाँ से, आपका बीएनएस का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ विलेज डिस्प्यूट आ स्टिक बी ऑन द हेड विद अ हैवी आयरन रोड, मेडिकल एविडेंस शो दैट द इंजरी वाज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ऑफ कॉज डेथ। बी डाइज 2 days लेटर। गांव के विवाद के दौरान ए बी के सर पर भरे रोड से वार करता है। क्वेश्चन को समझना ही आंसर को देना होता है। यानी अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आंसर आपको इजीली आ जाएगा। और आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। चिकित्सक साक्ष्य से सिद्ध होता है कि चोट सामान्य परिस्थिति में मृत्यु कारित करने के लिए प्राप्त थी। यानी उसने जो चोट दी उनसे ये जायज था कि वो रोड इतनी तेज लगी थी कि उससे उसकी डेथ होना जायज था। तो बी की 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। तो विच मोस्ट अप्रोप्रिएट चार्ज, यहाँ पे उस पर कौन सा चार्ज लगेगा। यानी उसने क्या किया, सिंपल हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, मर्डर किया, क्रिमिनल फोर्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उसने क्या किया, मर्डर ही तो किया। क्योंकि उसने क्या किया, जानबूझकर, उसे पता था कि जिस तरीके से वो उसे मार रहा है तो उससे उसे क्या होगा, उसकी मृत्यु को होना जायज है। डी आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ ज्वेलरी शॉप ओनर हैंड्स ओवर गोल्ड ऑर्नामेंट टू हिज एम्प्लॉय फॉर डिलीवरी ऑफ अ कस्टमर इन Instead of delivering them, the employees sells them and keep the money। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, आप एक प्रॉब्लम बेस्ड है, आपने बताना है यहाँ पे क्या हुआ है। यानी एक ज्वेलरी की दुकान का मालिक अपने कर्मचारी को, ग्राहक को सोने के आभूषण पहुंचाने के लिए देता है। कर्मचारी उन्हें बेचकर अपने पास पैसा रख लेता है। यानी उसने अपने मालिक के साथ क्या किया है, थेफ्ट किया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, एक्सटॉर्शन किया है, चीटिंग की है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका आंसर बी, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसने उसके साथ विश्वासघात किया, यानी उसके विश्वास को तोड़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ फाल्सी रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए आईएएस ऑफिसर एंड इंड्यूस बी टू पे 5 lakhs टू श्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब। ए स्वयं को आईएएस अधिकारी बताकर बी को से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख लेता है। कहाँ से, ये क्या है, ये पर्सोनेशन हो रहा है। यानी जो वो खुद नहीं है वो खुद को बता रहा है। ठीक है।
अब उसने क्या किया है, उसने कौन सा ऑफेंस किया है यहाँ, चीटिंग की, डेफामेशन की, एक्सटॉर्शन किया, मिसचिफ किया है, बताइए यहाँ पे क्या किया उसने, धोखाधड़ी की, एक्सटॉर्शन किया, चीटिंग की है या मिसचीफ किया, बताइए उसने कौन सा अपराध किया है यहाँ पे। यहाँ पे उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, यानी आप उसने क्या किया है, चीटिंग किया, उसके साथ क्या किया है, चीट किया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पुलिस अरेस्ट आर विदाउट वारंट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, आर आर्ग्यू दैट एवरी अरेस्ट रिक्वायर अ वारंट, यानी पुलिस क्या करती है, आर को विदाउट वारंट कैसे ऑफेंस में, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है, और आर उससे आर्ग्यू कहता है कि आपको अरेस्ट करने से पहले किस चीज की रिक्वायर है, वारंट की आवश्यकता है, आपने वारंट नहीं लिया। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा, आर इज करेक्ट, इन ऑल केसेस पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट इन कॉग्निजेबल ऑफेंस सब्जेक्ट टू द स्टैट्यूटरी सेफगार्ड, या अरेस्ट ओनली वारंट इज ऑलवेज इलीगल, ओनली मजिस्ट्रेट में अरेस्ट, बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। क्या पुलिस के पास हक है कि वो विदाउट वारंट किसी को गिरफ्तार कर लेती है, तो हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो पुलिस के पास राइट है, वो विदाउट वारंट भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आज स्टेशन हाउस ऑफिसर रिफ्यूज द रजिस्टर एफआईआर डिस्प्यूट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एसएचओ संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करता, व्हाट इज द लीगल पोजीशन, इसमें क्या रहेगा, एफआईआर रजिस्ट्रेशन इज डिक्लेयर disclaimatory, FIR must ordinarily be registered where a cognizable offense is disclosed. C आपसे कहता है informant has no remedy, और D कहता है only high court में direct registration, बताइए इसमें क्या रहेगा आपका आंसर। यानी एसएचओ को संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के बाद भी वो क्या कर रहा है, उसके एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो ऐसे में क्या रेमेडी है उसके पास, उसका आंसर रहेगा आपका बी, एफआईआर मस्ट ऑर्डिनरी बी रजिस्टर्ड वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, a businessman fear arrest in a non-bailable offense and approach the session court before arrest, यानी एक व्यवसायी गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल अपराध में गिरफ्तारी की आशंका के कारण गिरफ्तारी से पहले सत्र न्यायालय जाता है, ही इज सीकिंग, उसे क्या मिल जाएगी, रेगुलर बेल मिलेगी, इंटरिम कंपनसेशन मिलेगा, एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा उसे ऐसी कंडीशन में, तो उसे क्या मिलेगा, एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो हमारा बीएसएस है, a burn victim tell the threatening doctor that her husband poured kerosene and set her on fire, she died 2 days later, एक महिला जो जलने से घायल है डॉक्टर को बताती है कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई, 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड है, बताइए स्टेटमेंट इज इनएडमिसिबल, statement is relevant as dying declaration, statement is hearsay only, statement is relevant only is recorded by a magistrate, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, इसमें आंसर क्या सही है। यानी एक महिला है, उसके पति ने उस पर तेल डाला, आग लगा दी, और वो इतनी झुलस गई, पर उसने फिर भी मरने से पहले डॉक्टर को कहा कि मेरे पति ने मुझ पर तेल डाल के यानी केरोसिन डाल के क्या लगाई, आग लगाई, तो ये कैसा होगा, ये आंसर रहेगा आपका बी, एन स्टेटमेंट इज रिलेवेंट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन, ये किसमें, मृत्युकालिक कथन के रूप में एन डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेवेंट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ यही माना जाता है कि मरने से पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, in a disputable case the court seek the opinion of a handwriting expert regarding the signature of the deceased, वसीयत विवाद में न्यायालय मृतक के हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ से राय मांगता है, तो ये क्या है, विशेषज्ञ की राय कैसी होती है, रिलेवेंट होती है, रिलेवेंट होती है, आपने बताना है, ए इरिलेवेंट एविडेंस है, बी रिलेवेंट एक्सपर्ट एविडेंस है, सी कंक्लूसिव प्रूफ है, डी हियर्स है, बताइए कि जो हमारे एक्सपर्ट की ओपिनियन होती है वो कैसी मानी जाती है, वो मानी जाती है आपकी बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, रिलेवेंट एक्सपर्ट एविडेंस यानी विशेषज्ञ की राय क्या होती है, सुसंगत होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कहता है, ड्यूरिंग ट्रायल द डिफेंडेंट एडमिट दैट ही बोरोड 10 लाख फ्रॉम द प्लेंटिफ, यानी वाद के दौरान प्रतिवादी स्वीकार करता है कि उसने वादी से 10 लाख रुपए उधार दिए, यानी एक वाद चल रहा है उसमें जो प्रतिवादी प्लेंटिफ है वो इस चीज को क्या करता है, एडमिट करता है कि उसने जो वादी था उससे 10 लाख रुपए उधार लिए थे, तो द स्टेटमेंट इस अमाउंट, ये स्टेटमेंट कैसा रहेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन रहेगा, एडमिशन रहेगा, डाइंग डिक्लेरेशन, एस्टॉपल, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी एडमिशन, यानी ये क्या है, ये मान्य रहेगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, अ थ्रेटन टू अ फाइल फॉल्स क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट बी अनलेस बी ट्रांसफर लैंड वर्थ 30 लाख, यानी ए बी को झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख मूल्य की भूमि अपने नाम करा लेता है। तो ये कैसा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड रहेगा, वॉइड अब इनिशियो रहेगा, वॉइडेबल एट बी ओपिनियन रहेगा, इलीगल बट इनफोर्सेबल। क्या रहेगा इसका राइट आंसर? देखिए ए है, उसने बी को झूठे आपराधिक मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 30 लाख रुपए की भूमि अपने नाम करा ली। तो ये और कैसा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट? या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका ऑप्शन चाहिए यानी वॉइडेबल। अगर बी चाहे तो उसे खत्म कर सकता है, बी चाहे उसे कंटिन्यू रख सकता है, यानी कि बी के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रिलाइंग ऑन ए फॉल्स स्टेटमेंट नोइंगली मेड बाय बी, यानी बी द्वारा जानबूझकर दिए गए झूठे कथन पर भरोसा करके ए अनुबंध करता है। दिस इज केस ऑफ, ये कैसा केस रहेगा? मिस्टेक का, फ्रॉड का, कॉर्जन का या विवर्स का? बताइए। ये रहेगा आपका फ्रॉड का, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ है? फ्रॉड हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, बताएं। A newspaper published criticism of government policies. The government banned publication slowly because the criticism is embarrassing. यानी एक समाचार पत्र सरकार की आलोचना प्रकाशित करता है कि सरकार केवल शर्मिंदगी के कारण उस प्रकाशन पर रोक लगा देती है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर वो रोक लगाती है आपको बताना है। आंसर आधा मैंने ही दे दिया, फिर भी आप भी दीजिए। Valid restriction violation of Article 19(1)(a) protected अंडर आर्टिकल 300 या नो चैलेंजेबल? कौन सा रहेगा इसका आंसर? आप अपना आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर आपका बी है, यानी वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), ये 19(1)(a) का वॉयलेशन रहेगा। 17 विदाउट एनी लीगल ऑथराइजेशन अथॉरिटी इंटरप्ट प्राइवेट फोन कन्वर्सेशन ऑफ अ सिटीजन, यानी बिना किसी कानूनी अनुमति के अधिकारियों द्वारा एक नागरिक की निजी फोन वार्ता को सुना जाना कैसा है? राइट, ये आपको कैसा है? ये सही है या गलत है बताएं। और गलत है तो कहाँ गलत दिया गया है? राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 29 कहाँ दिया गया है? कोई भी अधिकारी क्या किसी नागरिक की फोन वार्ता को सुन सकता है? अगर नहीं सुन सकता तो किस आर्टिकल का यह वॉयलेशन है? तो ये आपका आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है, यानी राइट टू प्राइवेसी का। क्वेश्चन 18 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्लियामेंट पास एन अमेंडमेंट अब एब्सोलिंग जुडिशियल रिव्यू, यानी संसद एक संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन समाप्त कर देती है। क्या? A valid is passed special majority, invalid as judicial review from part of basic structure, valid is approved by the president या valid approved by a state। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? यानी संसद एक संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन कौन यानी जुडिशियल रिव्यू को समाप्त कर देती है। तो कैसे, उसके पास क्या राइट है या नहीं है? तो हाँ जी, ये इनवैलिड है, इनवैलिड एज ए जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 19 क्या कहता है? इस सेल्स डिस्प्यूट प्रॉपर्टी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ सूट रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी। टीपीए का क्वेश्चन है, बताइए। वाद लंबित रहते हुए ए विवादित संपत्ति बेच देता है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन लीक हो गया भाई, फिर भी आंसर दो। इलेक्शन रहेगा, डिस्पेंडेंसी रहेगा, मार्शलिंग रहेगा, मोर्गेज रहेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी वाद लंबित रहते हुए ए क्या करता है? विवादित संपत्ति को बेच देता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका बी, यानी डिस्पेंडेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? द ट्रू ओनर अलाउ अनदर पर्सन टू अपीयर एज ओनर अ परचेजर बाय द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ आफ्टर रीजनेबल इंक्वायरी, यानी वास्तविक मालिक किसी अन्य व्यक्ति को मालिक जैसे दिखने का अधिकार देता है। खरीदार उचित जांच के बाद संभावना में संपत्ति खरीदता है। एप्लीकेबल प्रिंसिपल, इस पे कौन सी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होती है? ए सेक्शन 41 ट्रांसफर बाय स्टेबल ऑनर, बी डिस्पेंडेंसी, सी गिफ्ट या डी मॉर्गेज। क्या कहाँ क्या रहेगा इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा आपका आपका आंसर ए, यानी सेक्शन 14 के अंदर ट्रांसफर बाय ऑस्टेनेबल ऑनर। ऑस्टेनेबल ऑनर को होता है वो व्यक्ति होता है जिसे एक राइट, जो रियल ओनर है वो उसे ओनर की तरह अधिकार देता है कि वो संपत्ति को बेच दे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
21 क्या कहता है, ये भी टीपीए से हमारा, अ ट्रांसफर एंड इंटरेस्ट इज स्पेसिफाई इमूवेबल प्रॉपर्टी टू सिक्योर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। ए ऋण की सुरक्षा के लिए अचल संपत्ति में हित का अंतरण कर देता है। तो ट्रांजैक्शन कैसी रहेगी आपकी, दिस ट्रांजैक्शन इज लीज रहेगी, गिफ्ट रहेगा, मॉर्गेज रहेगा, सेल रहेगा, बताइए। यानी ए ऋण की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है, अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है, अंतरण कर देता है, यानी उसको रिपेमेंट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मॉर्गेज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 22 किससे, हमारा बीएनएस से। ये क्या कहता है, ए एंड बी सीक्रेटली एग्री टू मर्डर सी एंड परचेज वेपन फॉर दैट पर्पस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा बार बार एग्जाम में आता है। ए और बी सी की हत्या की योजना बनाते हैं और हथियार खरीदते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, कौन सा अपराध किया है, मेर इंटेंशन की है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, प्रिपरेशन ओनली विद नो ऑफेंस या सिविल रॉन्ग। क्या अपराध किया उन्होंने, देखिए उन दोनों ने क्या किया, हत्या की योजना बनाई और हथियार भी खरीद लिया। तो क्या किया है उन्होंने, उन्होंने क्या किया है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, प्रिपरेशन ओनली, यानी उन्होंने सिर्फ क्या किया है, प्रिपरेशन की है, पर कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी हथियार खरीदा है, किसी की हत्या नहीं की। तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रिपरेशन ओनली, नो ऑफेंस, यानी उसने कोई अपराध नहीं किया। नेक्स्ट आ जाता है 23 क्या कहता है, 23 को देख लेते हैं। I tells B that a property belongs to him and induce B to purchase it. Later A deny ownership, यानी A B से कहता है कि संपत्ति उसके खरीदने के लिए प्रेरित करता है। यानी A B को कहता है कि भाई ये मेरी संपत्ति और तू इसे खरीद ले। बाद में वो क्या है, अपने कथन से मुकर जाता है कि मेरी तो संपत्ति है ही नहीं। तो ऐसे में उसका क्या अपराध रहेगा, एडमिशन रहेगा, स्टॉप रहेगा, रेस्ट जुडिकाटा रहेगा, रिवर्स रहेगा। बताइए इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, यानी स्टॉपर, यानी जो कह दिया तो कह दिया। डी आ जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। क्या कहता है, अ प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू बी फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय सी ए रिक्वेस्ट, यानी ए बी को 1 लाख देने का वादा करता है क्योंकि सी ने ए के अनुरोध पर सेवा प्रदान की थी। तो लिस्टेड क्या रहेगा इसका, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, नो कंसिडरेशन एग्जिस्ट, वर्ड एग्रीमेंट या वेजेस एग्रीमेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। ठीक है, यानी एक व्यक्ति मुकदमे आपका, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर रहेगा क्या, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के द्वारा क्या गई थी, वहां पे सेवा प्रदान यानी रिक्वेस्ट की गई थी और उसने इसीलिए उसको क्या किया, 1 लाख रुपए देने का वादा किया। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, वो क्या कहता है, अ पर्सन इज एक्विटेड आफ्टर ट्रायल एंड इज प्रोसिक्यूट अगेंस्ट फॉर द सेम ऑफेंस, यानी एक व्यक्ति मुकदमे में बरी हो जाता है और उसी अपराध के लिए पुनः अभियोजित किया जाता है। तो प्रोटेक्शन अवेलेबल अंडर, यानी उसे कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो हमने क्लास ली थी वो पढ़ी है, उसको इसका आंसर पता होगा। हमने इस क्वेश्चन को क्लास भी नहीं ली है, तो जो हमारी रेगुलर क्लास चल रही है वहां भी हम इस चीज को 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे कहाँ का बेनिफिट मिलेगा, इसे आर्टिकल 20 के 2 का बेनिफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है डबल जेओपार्डी, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाती। तो ये आज हमारी क्लास यहाँ पे खत्म हो जाती है। हमने 25 वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम में आते हैं। यही सीरीज हमारी 100 क्वेश्चन की है। इससे आगे के 25 से आगे के 25 क्वेश्चन हम कल की क्लास में और इसी तरह आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा आने वाले हैं, और अगर इनके आप लगातार प्रैक्टिस करिए, देखिए जिस टाइम आपका एग्जाम होगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। आज की क्लास हमारी बस यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन फ्रेंड के साथ जिन्हें इनकी नीड है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।